क्या बात है। ये भारत का टाइम है, ये आप सबका टाइम है और ये टाइम है अब उन्हें बुलाने का जिन्होंने न केवल अपने विजन से, अपनी सोच के साथ समूचे विश्व में भारत के पद को और ऊंचा किया है। आइए मैं आप सभी के साथ, सभी की जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर बुलाना चाहूंगा उस धारा प्रभा वाणी को जो न केवल अपनी सोच से, अपने विचारों से आप सबको इंस्पायर करेंगे और मिलकर के एक बातचीत आपके साथ करने जा रहे हैं। लेट मी कॉल अपॉन विद अ वेरी ह्यूज अपलॉज आवर वेरी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आवर वेरी ऑनरेबल डॉक्टर एस जयशंकर जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस मंच पर और तालियां अपने स्थान पर खड़े होकर होनी चाहिए। एक बार जोरदार स्वागत उस शानदार स्वरूप में। जी हां, तालियां लगातार बजती रहें उस सोच के साथ, उस पूरे जबरदस्त ताकत के साथ। थैंक यू। Namaskar. Good afternoon. I'm really very happy to be here in Bhopal. मुझे काफ़ी समय हुआ, पिछले बार जब मैं आया था करीब 30 साल पहले मैं आया था। अब कुछ ही दिन पहले मुझे बताया गया कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है कि which is called ये है भारत का टाइम। So I said very good, मैं भी सोचता हूँ, मेरा भी मत है कि ये है भारत का टाइम। So then I was asked saying, so you agree India is a winner? I said yes, very much. So they said okay, तो आप आइए, please talk about your speciality. So I've come to talk to you about cricket and the World Cup because ये है भारत का टाइम। अब जब मैं आया मुझे बताया गया नहीं, you have to talk about foreign policy. So I will talk to you about foreign policy. पर मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट पे तैयारी की थी तो आपको सुनना ही होगा। तो मुझे पता नहीं कि कितने लोग जानते हैं कि भारत जो है in terms of टेस्ट क्रिकेट, we first started playing in 1932. मुझे वो डेट याद है because my mother was born in 1932. Now, though we started playing in 1932, the first time we beat England took us 20 years. We beat England first time in a test in 1952 in India, in a series in 1961. और जो अवे मैच जो होता है उनके यहाँ जो होता है, पहली बार जब अजित वाडेकर की टीम थी 1971। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इट वाज इवन लॉन्गर। फर्स्ट टाइम वी बीट ऑस्ट्रेलिया वाज इन 1959, वो भारत में। फर्स्ट टेस्ट वी वन, फर्स्ट सीरीज वी वन, टुक 20 इयर्स, 1979, 59 से 79। फर्स्ट अवे मैच वी वन was 1978 and first away series we won was only 5 years ago, 2018. And New Zealand is somewhat similar, not such a long time. Now why am I telling you this? I think many of you would have watched this movie 1983. देखा होगा ना? And you would remember that scene जब वो इंडियन टीम एयरपोर्ट में आती है लंदन में, and they are expecting, first they think attention is on them, then they realize everybody says please move out of the way, there is the real team behind you, West Indies is coming. So think about it, हम कहाँ थे, how long it took us to reach where we are, what an effort was made. And when you think about cricket, as I do, my spare time, lot of my spare time goes in cricket. So whatever we do in cricket, I would say the story of Indian cricket is also a story of modern India. And it is also the story of Indian foreign policy. कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ आगे पहुँच भी सकते। This is something
which should be in everybody's mind. So I look, when I watch cricket, for me it is not just a sport. It is a fundamental competitiveness of India. तो अगर आप मेरे से पूछें, और अगेन आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ ही दिन पहले जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं सत्या नडेला, वो भी बड़े क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो उनका एक इंटरव्यू था और उन्होंने बताया कि व्हाट ही लर्न पर्सनली द ट्रेट्स, हाउ टू रन अ टीम, हाउ टू हैव द डिसिप्लिन फॉर क्रिकेट, हाउ टू where to question, where not to question. So finally, cricket or any other sport, it is about capability, it is about resources, it is about exposure, it is about discipline, but it is very much about leadership. If you think, आप सोचिए, मैंने 1983 का जिक्र किया था. When we think of cricket, what do we think? We think of the great captains. We think of Kapil Dev. We think of Sunil Gavaskar. We think of Kapil Dev. We think of Saurav Ganguly. उनकी एटीट्यूड जो थी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो थी, उनकी तस्वीर लॉर्ड्स में, ऑल ऑफ अस रिमेंबर दैट, राइट? यू थिंक ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, व्हाट अ कूल हेड. You think of Virat Kohli, fitness. So, everything that happens in sports also happens to a country. Countries are made by hard work, by discipline, by team effort, by leadership. And that is today why I can say, ये है भारत का टाइम. Now, ये क्रिकेट का उदाहरण जो है, there is another lesson also in it. The lesson is, as you see from what I told you, playing at home is easier, winning abroad is much harder. So, please sympathize with me. I have to keep winning abroad. I have to play abroad. Conditions are not always friendly. कभी कभी अंपायर भी ऐसे ही होते हैं, हाँ? But I have to keep winning abroad. So I want to share with you today what is happening in foreign policy. Where have we been successful? What are the challenges? And I want to do it in a very practical way. और मैं शुरू करता हूँ जो अभी जो हम अभी भी हमारी अध्यक्षता के बीच में है, G20 की जो अभी शिखर सम्मेलन जो हुई थी. तो G20 का इम्पैक्ट, G20 का महत्व क्या है? आप सब जानते हैं कि सितंबर में दिल्ली में ये G20 की समिट हुई थी और सचमुच लोगों को सरप्राइज था कि भारत जो है, हम ये G20 में जहाँ इतना तनाव था, जितना विवाद था, हम जो हैं सर्वसम्मति के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट, और वो भी समिट के पहले दिन हम जो हैं इसमें सक्सेसफुल रहे. मैं जब न्यूयॉर्क गया और हर सितंबर के अंत में UN जनरल असेंबली की बैठक होती है, तो ये जो भी फॉरेन पॉलिसी के लोग हैं, विदेश मंत्री तो अवश्य जाते हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी कभी कभी वहाँ उपस्थित होते हैं. तो इस समय UN जनरल असेंबली में अगर G20, एक तो G20 की बहुत चर्चा हो रही थी और उसमें भी उसके दो विषय थे. एक पहलू ये था कि आप लोग, I don't know how you managed to get everybody on the table, you got them to agree. You took the most difficult issue in international relations today, Ukraine, and still you were able to get everybody to agree. So there was genuine surprise. The second, when I went to the UN building, आप सब लोगों ने देखी होगी
टॉल बिल्डिंग, बिग फायर, जो भी अफ्रीका के लीडर जो थे, जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर, every one of them came across and told me, because of India, today Africa got a permanent membership of the G20. अब जब लोगों ने मेरे से पूछा, हाउ डिड यू मैनेज इट, आई ऑल्सो हैड टू थिंक अ लिटिल बिट, हाउ डिड आई मैनेज इट, बिकॉज जब हो जाता है तो हो जाता है, यू आर इन द फ्लो. एंड आई गिव देम दिस आंसर. हमने जो विदेश नीति में जो की है वही किया है जो हम अपने माने डोमेस्टिक घर में भी करते. और घर में क्या करते, जो सर्वसहमति जो हमने स्टेटमेंट G20 में बनाया था, इट इज़ एक्चुअली अ फॉरेन पॉलिसी वर्जन ऑफ सबका साथ सबका विकास. एंड जो अफ्रीका के साथ जो सालों से अन्याय हुआ है, क्योंकि ये माने हर G20 में लोग कहते थे अच्छा अगली बार अफ्रीका को लाना चाहिए, पर कोई कुछ करता नहीं था. It took somebody like Prime Minister Modi to say, I am proposing Africa, anybody has any objection? No objection, we are doing it. So, this also, ये भी हम घर में ही करते, जो कहते हैं ना leaving no one behind, that the most vulnerable, the most weak, the most needy, if they are not on the table, अगर हम उनको साथ नहीं ले जाते, you cannot have progress. This is a rule applicable to a country, it is a rule applicable to the world. Without Africa on the table, you cannot solve the problems of the world. Without some basic sarvasahmati, you cannot address the problems of the world. And there is as much a lesson in the country as there is in the world. Now, आप लोगों को ये भी लगा होगा कि इस साल कहीं कुछ ये G20 जो है, इट वाज समथिंग अनयूजुअल, कि एक किस्म से ये साल भर का एक त्यौहार था कि हर राज्य में देश के 60 शहरों में G20 की इवेंट्स हुई थी. जैसे मुझे याद है मध्य प्रदेश में भी 3 जगह, भोपाल में, इंदौर में, खजुराहो में, कुल मिला के 5 मीटिंग हुई थी. तो ये इसका कारण क्या था, क्योंकि अभी तक दुनिया में G20 होती रही, हो सकता है इसके पहले आपने G20 का नाम भी नहीं सुना, पर इस बार G20 आप माने जो कॉमन सिटीजन जो है, आम नागरिक जो है, सबको लगा कि भाई हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, हमारे देश में कुछ हो रहा है, हमारे शहर में कुछ हो रहा है. तो ये हो क्या रहा था, ये हो रहा था कि एक किस्म से हमने एक प्रक्रिया जो है, जो पिछले सालों से ये G20 जो है ये 2008 में शुरू हुआ, तो 15 साल के बाद जो नॉर्मली राजधानियों में होती थी, जो मीटिंग रूम्स में होती थी, जहाँ बाहर के लोग एयरपोर्ट आते थे, होटल जाते थे, वहाँ से मीटिंग करके वापस चले जाते थे, दिस टाइम इट वाज डिफरेंट. दिस टाइम दे वेंट टू द कंट्री, saw the country, saw the states, saw the cities, saw the historical sites, the cultural sites. And the purpose of it was to make the world understand India better, to make the world India ready, but also to make India world ready. And that is the most important thing I want to tell you today. And that is the reason I was very happy at the quiz that I saw. वो ज़माना गया जब लोग समझते थे कि विदेश नीति कोई दूर की बात है. आज जो दुनिया में हो रहा है, ये जो
ये सामान्य नागरिक की ज़िंदगी को बिल्कुल माने इम्पैक्ट कर सकता है, बदल सकता है। इट कैन एक्चुअली टेक ओवर आवर लाइफ्स। और इसका अगर आप उदाहरण देखें, आप शुरू में, ये जनवरी 2020 की बात है, आपने खबर देखी होगी कि भाई चाइना के एक शहर में कुछ हुआ है, वुहान नाम का शहर था। बाद में हम सबको इसका नामकरण भी हुआ कोविड। उस समय जब आपने ये न्यूज़ देखा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके पूरे ज़िंदगी को टेक ओवर कर देगा। या जब आपने सुना कि यूक्रेन में ये युद्ध शुरू हुआ, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होगा। और आपके जीवन में हुआ है और हो भी सकता था कि उसके कारण पेट्रोल की कीमत बढ़ी, कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ी, हमारे 20,000 विद्यार्थी थे उनको वापस लाना पड़ा। तो अगर, और ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो वो समय की दुनिया कुछ और थी, हम घर कुछ और था। जब लोग कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसका मतलब है कि दुनिया में कुछ भी हो जाता है, ये आपको घर में इम्पैक्ट करेगा। और आजकल ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये फॉरेन पॉलिटिक्स है, वो डिवाइड जो है वो ख़त्म हो गया। हमें जो है एक किस्म से टोटल होलिस्टिक व्यू लेना होगा। और जब तक हम दुनिया में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया की पॉलिसी, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी चुनौतियां होती हैं वहाँ, जब तक हम वो नहीं समझेंगे, हमारी खुद अपनी घर की नीति जो है, ये इसमें हमें सफलता मिलने में की उम्मीद नहीं होती। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी आजकल जो रुचि मुझे दिखाई दे रहा था, इसको आप बढ़ाते रहिए। और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी जो है, मुझे लगता है क्योंकि अब ये है भारत का टाइम है, पर ये भारत की युवा पीढ़ी का टाइम सबसे ज़्यादा है और उनको दुनिया में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इसके और भी कारण हैं और उस पर मैं थोड़ा आगे बात करूँगा। अब मैंने देखा कि क्विज़ में भी कुछ ऐसे सवाल थे जो सोचने लायक हैं। और अगर मैं ये सब्जेक्ट लूँ कि फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑन योर डेली लाइफ्स, दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू थिंक। एंड वन इम्पैक्ट इज़ एक्चुअली जो ऑपरेशन, जो प्रश्न जो था वो संकट मोचन का था, ऑपरेशन संकट मोचन। हाल ही में 3 ऑपरेशन हुए हैं। एक अभी इजराइल में जो हुआ है ऑपरेशन विजय अजय, उसके पहले सूडान में जब वो वहाँ जो फाइटिंग जो हो रही थी उसके कारण ऑपरेशन कावेरी, जिसमें करीब 5,000 लोग वापस आए। और पिछले साल यूक्रेन में करीब 20,000 हमारे विद्यार्थी और अन्य लोग थे, वो ऑपरेशन गंगा के तहत घर आए। तो ऑपरेशन के बारे में लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि भारत सरकार जो है, हम लोग आजकल माने हमारी रिस्पांस कुछ अलग ही है। ये भारत के लिए भी कुछ एक किस्म से नया अनुभव है। और अगर आप इसकी तुलना करेंगे कि अब यूक्रेन में जैसे जितने हमारे फ्लाइट्स थे, बाकी देश बहुत माने एफर्ट के साथ 2 फ्लाइट, 3 फ्लाइट, 4 फ्लाइट चला पाए। हम जो है इसके 20 गुना 30 गुना कर रहे थे। और एक तो फ्लाइट्स, जितनी फ्लाइट्स हैं, दूसरा जो स्पीड जो है, और उसके साथ जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो करना पड़ता है कि ये नहीं है कि आप प्लेन ले जाओ और लोगों को बिठा दो, उनको देश के बाहर ले जाना है या देश में भी अगर लैंड कर सकते हैं तो वहाँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि असेंबली पॉइंट होती है, लोगों को आना पड़ता है वहाँ। तो आप ये सोचिए कि अगर इतने सारे
क्योंकि दुनिया जो है आजकल इतनी वॉलेटाइल है, अगर पिछले 2 साल में 3 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, तो आगे का भी आप सोचिए कि दुनिया अगर ऐसी रहेगी तो एक किस्म से हमें इसको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाना होगा, और हम बना चुके। पर ये बना कैसे? ये बना जैसे अच्छी क्रिकेट टीम बनी कि आप नेट प्रैक्टिस करते हैं, आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं, आप हर प्लेयर की स्ट्रेंथ देखते हैं, आप एक टीम बनाते हैं। अगर जैसे एक सक्सेसफुल क्रिकेट टीम जो है ये 11-15 प्लेयर्स की एक मिलजुल के एक कॉम्बिनेशन, वैसे ही ये ऑपरेशन जो है आप एक किस्म से कह सकते हैं कि हमारी भी नेट प्रैक्टिस होती है। हम लोग भी बहुत माने तैयारी करते हैं, नई प्रक्रिया बनाते हैं, इसके लिए नए नियम बनाते हैं। और अगर मैं थोड़ा डिटेल में कहूँ, अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका एक बहुत अर्ली डिसीजन था कि हमें एक डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाना है। और उनका उस समय तक ऐसे किसी की सोच भी नहीं थी, माने तो तैयारी आप छोड़िए कि किसी के मन में भी नहीं था कि हमें ऐसा एक स्टैंडिंग फोर्स बनाना है। और उनका जो सोच जो है उनके खुद अनुभव से आया, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको एक बहुत बड़े भूकंप के साथ डील करना पड़ा। तो अब जो है जब हम इतना माने जल्दी में क्विक रेस्पॉन्स में जो मूव करते हैं, ये फोर्स, उसकी तैयारी, उसकी इक्विपमेंट, उसके राशन, उसके जो मेडिकल जो किट जो है, और कितने जल्दी हम माने मोबिलाइज करके निकल सकते हैं। तो ये क्योंकि ये एक नई संस्था बनी और ये बनी है रैपिड रेस्पॉन्स के लिए, तो इसके कारण एक किस्म से पूरे गवर्नमेंट में एक नई सोच आई है, एक नया, मैं कहूँगा नया इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस आया। अब उसके अलावा जब हमारे नागरिक बाहर होते हैं तो उनको वो भी कभी कभी बड़ी संकट में नहीं, माने आम तौर पे कहीं फंस जाते हैं, पर कोई जैसे यूक्रेन में हुआ या सूडान में हुआ, बहुत सीरियस सिचुएशंस भी आ सकती हैं। उसके लिए भी तैयारी हो कि एक फंड, जो पहले फंड था तो ये फंड का एक्सपेंशन हुआ, उसमें और रिसोर्सेज डाले गए, उसका उपयोग जो है, उसके रूल्स जो हैं वो बदले गए। और हमारे मंत्रालय में एक रैपिड रेस्पॉन्स सेल खोला गया कि कल कुछ हो जाए, हम लोग जो हैं तुरंत माने घंटों में डिप्लॉय करते कि हमारा कंट्रोल रूम है, तो तुरंत जो सिस्टम, जो पहले हर एक्सपीरियंस जो है वो नया एक्सपीरियंस होता था, अभी जो है एक पूरा सिस्टम बन चुका है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए तो सिस्टम तैयार है, मंत्रालय में तैयार है, फोर्स के तहत तैयार है, फाइनेंशियली तैयार है, और जो सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था, क्योंकि यूक्रेन में या सूडान में, खासकर सूडान में हम लोगों ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट का बहुत प्रयोग किया, क्योंकि वहाँ हालत थी कि जो सिविल एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता था, हमें खाली जो एयरफोर्स और नेवी को डिप्लॉय करने की ज़रूरत थी। और जो डिप्लॉयमेंट इतनी जल्दी हुई कि पहले 48 आवर्स में लोग सब तैयार थे जाने के लिए। और जो कुछ ऐसे रेस्क्यू मिशंस थे जहाँ माने बड़े रिस्क से हमारे एयरफोर्स और हमारे डिप्लोमेट जो हैं वहाँ पहुँचे, उन्होंने खुद अपना रिस्क लिया लोगों को निकालने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी देश अगर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता है, अगर आपको, क्योंकि आप जो हैं रिजल्ट देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो इसके कारण भी आप थोड़ा इसके बारे में भी सोचें। What is it which makes us today ready month after month, year after year? That I can say from 2015, almost every year we have had one operation, one big operation somewhere,
Operation Maitri in Nepal, Operation Rahat in Yemen, Sankat Mochan in South Sudan. So this is today necessary. And to do this, we have to have the preparation, we have to have the thinking, we have to have the planning, we have to have the resources. Now, most of all, till now I am talking, अच्छा कोई युद्ध है, वहाँ कुछ टर्की में भूकंप है, या अभी गाजा इजराइल में आतंकवाद के कारण हमें लाना पड़ा लोगों को. बट आप ये सोचिए, ड्यूरिंग कोविड there was a mission called Vande Bharat mission. Through Vande Bharat mission, we brought back to India 70 lakh people, 7 million people. No country in the history of the world has ever done this. How many people we brought back? So now, for us today, this is something which is very much part of a foreign policy, which impacts you personally. It impacts you personally because you can say, "Acha, I will never be in a conflict zone." Probably. But you could be a tourist. When COVID happened and lockdown happened, many people went abroad. There were people who were stuck in England, there were people stuck in Italy, there were people stuck in Singapore. When they left there, they did not think they were doing something dangerous. People went for a holiday, people went for business, people went to study. There were people who were working. But over a period of time, somehow they all had to come back. So, how does a government develop the capacity to respond to emergency, respond to pandemic type situation, but respond to normal day to day? And you have to understand why it is necessary to respond normal day to day. Today, if you look around the world, अगर हम लोग NRI जो बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, और जो भारतीय मूल के लोग जो हैं, जिसको हम PIO कहते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये कुल मिला के करीब 3.5 करोड़ लोग हैं. अब सोचिए, हमें 3.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी रोज लेनी पड़ती है. अब ठीक है, उसमें से करीब आधे जो हैं वो दूसरे देशों के नागरिक हैं. तब भी उसका मतलब है कि मान लीजिए करीब 2 करोड़ लोग जो हैं हमारे नागरिक हैं जो देश के बाहर हैं. और इनमें अगर आप विद्यार्थी देखें, करीब 13 लाख जो हैं, किसी भी समय 13 लाख हमारे विद्यार्थी बाहर हैं. अगर आप मर्चेंट शिपिंग देखें, करीब 3 लाख जो हैं, 2 और 3 लाख के बीच में मर्चेंट शिपिंग जो है, ये भारतीय नागरिक जो हैं मर्चेंट शिपिंग में काम करते हैं. आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, खाड़ी में करीब 90 लाख लोग काम करते हैं और रहते हैं, हमारे नागरिक हैं सब. तो इमेजिन द चैलेंज बिफोर अस. एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर दिस चैलेंज? बिकॉज the Bharat whose time has come, this Bharat will not stay only within Bharat. This Bharat will go through the world. That for us, the world is today a global workplace. Any profession you take, airline crew, merchant shipping, hotel, tech, chartered accountant, business, exporting, trading, Indians are there. There is no country in the world where there is no Indian community. And in many countries now there are very big communities. So we have to today not only, because these people are, one, we have obligation to them, they are our citizens. They are citizens who help the country, who send back money, who bring in technology, who have relationships. They are very valuable citizens of ours. And
And they do not have to be citizens who live abroad. Any of you tomorrow can be in some place where something can happen. And today we want you to have that feeling. Don't worry, we are there. And you will not get that feeling because I am saying. You will get that feeling when I do what we do. ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये साबित करता है we mean what we say. So when we set up a fund and help people, it is proof. When the military is ready to move, it is for you a source of courage. कि नहीं, don't, my government, my forces, my embassy, my system is behind us. And this is necessary for us because India, Bharat will not be anymore limited to our boundaries or to our region. Our influence will be increasingly global. Now, of course, to be global, first thing which everybody needs is a passport. Right? Is there anybody in the room who doesn't have a passport? Some people. Okay. I got my first passport at the age of 24. I only got it because I joined the foreign service. And in my locality, I think I was the only person of my age group who had a passport. So it was very rare to get a passport. And when I joined the foreign service, everybody in my locality was very happy. They said, अच्छा ये हमारा पासपोर्ट दिलवा देगा. हाँ? और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस समय पासपोर्ट मिलना इतना मुश्किल था, इतने फॉर्म भरने पड़ते थे. आप लोगों को यू हैव टू गो टू समबडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट हु विल से कि आप हैं, मैं सर्टिफाई करता हूं कि ये आपका नाम है. माने आपका नाम कोई और सर्टिफाई कर रहा है, और हो सकता है कि उनको पता भी नहीं था कि आप कौन है, पर तब भी वो करते थे. We started in an era where getting passport would take months, sometimes years, and what exchange hands I don't even want to talk about. Okay? Now, from that, आज आप देखिए and see the difference. Okay? No, I'll give you a number, then you can clap after I give you the number. In 2014, if you wanted to give your passport application, totally across the country, there were 77 centers. Today, there are 524. In Madhya Pradesh, there were 2 centers, entire state of Madhya Pradesh. There are today 20. And how was it done? Anybody who's worked in the government will tell you, it's very difficult in the government. आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, लोग कहेंगे इसका बजट कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, स्टाफ कहाँ है. अब मोदी जी found a very good solution. And आपने ये स्लोगन सुना होगा ना, about minimum government, maximum governance. तो उनकी सोच थी कि ये पोस्ट ऑफिस, अब ढेर सारे पोस्ट ऑफिस हैं, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर गांव में कुछ पोस्ट ऑफिस है. अब आजकल कोई लेटर तो लिखता नहीं. कोई आजकल लेटर लिखता है क्या? तो अब पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ भी हैं. तो आप पोस्ट ऑफिस और विदेश मंत्रालय को जोड़ दीजिए. गिव देम कोलैबोरेटिव टास्क एंड टेल देम कि आप पोस्ट ऑफिस का आप उपयोग करिए. सो व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू विदाउट too many new buildings, without too many new staff, without some great budget expenditure, we were able to use the partnership between foreign ministry and postal ministry to actually create a service for the Indian public. And as a result today,
our goal today is at least every Lok Sabha constituency should have one passport center. We are very close to that goal. And it is not only that you can apply for a passport. अगर आप अपना documentation देखें, because there are today so many आपका आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक आपका फ़ोन है. अब इसके कारण the entire documentation, the whole process, and most important for me, I will tell you this, it has become corruption free. जब लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, you know, I have spent a lot of my life abroad, okay, and one thing, you know, things used to trouble us before, कि भाई वहाँ ऐसा है, when you come back here, अरे छोटे छोटे चीज़ों के लिए you have to give to people. Even in government, you have to give to people for small service. Today, so many public services have become corruption free. And certainly, if you see, people get today passports within a matter of days. You know, if somebody doesn't get in 2 weeks or 3 weeks, they start harassing me, saying, "Mera nahi mila, here is a tweet, mera ye application hai." And they are right. You know, it is their right. So, I want to stress to you, we have to prepare today for a global workplace, because there is big demand for Indian talent. I am signing, you know, there was a time when I used to go to foreign countries and say, "Hamare log hain, chaliye thoda please improve the visa conditions for them." Today there is a demand in countries saying, "Please do a mobility agreement. हम चाहते हैं कि legally people come to our country and work, and we will protect them, we will give them the same conditions that we give to our employees." So दुनिया बदल रही है, there is an opportunity out there in the world. Our job as a government is to make sure that you have a passport to start, you have the education, the skill, the training to go out. But once you go out, it is also our responsibility to make sure you are protected, you are secure, you have the confidence to go out, to work there, and to come back, and to become a bridge between India and the world. And this is most visible today in the attitude of embassies. Some of you, I think, कुछ लोग व्यापार के दुनिया से होंगे, यहाँ बिजनेस के दुनिया से होंगे. आपका खुद अनुभव होगा कि अगर पिछले दशक में आप देखें, आज कोई भी एम्बेसी आप जाइए, आप सैटरडे संडे को जाइए, they are prepared to open the doors, they are prepared to help you. And the result of this, actually, you can see that 10 years ago, our exports were $450 billion. Today, our exports are $770 billion. So, if you see the amount of support that you get for exports, for making contacts, for tourists who need help, students who need help, and this is today making a very, very big difference in our global perception. अब I had said that दुनिया में whatever happens, इसका impact आपके रोज के ज़िंदगी में होगा. I'll give you the example of Ukraine. I know इस पे there is a lot of attention that we took a very strong stance about buying our right to buy oil from Russia. I want you to think, अगर उस समय हम लोग झुक जाते, अगर वो ऑप्शन हमने एक्सरसाइज नहीं किया होता, what difference would it have made to you? Think how much higher your petroleum price would have been. Think how much inflation would have gone up in this country. So, it is not it is not just a matter of pride or I would say statement of independence. It is also today a good government, a strong government stands up for its people. Stands up for its people like good governance is necessary at home.
right judgments is necessary abroad. That if we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. We have to have a consistent position. Similarly, when every other country looks after the welfare of its people, its economic interests. The same countries in Europe who are saying don't buy oil from Russia, वो खुद ले रहे थे और खुद उन्होंने अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाया ताकि the impact on their population was less. So how do you have a government which stands up for what is necessary, what is in the interest of its people? And I can tell you, there will be pressures on us because that is the nature of the world. And a strong government and a good government are two sides of the same coin. But having said that, I also want to make two short points and then I know we have to move to a conversation. I think most of you would agree कि कहीं पिछले दशक में, पिछले 7, 8, 9 सालों में भारत की छवि जो है दुनिया में बदल गई है। इसके बहुत कारण हैं और मैं खुद अपने अनुभव से बताता हूँ। एक तो जो कोविड, जो महामारी का समय जो था, द वे वी हैंडल्ड इट विज़-अ-वी, एक्चुअली इवन जो विकसित देश जो थे वो परेशान थे। कुछ देश थे जहाँ वैक्सीन पड़े हुए थे, वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं थी। कुछ थे जिनके यहाँ माने जो पब्लिक हेल्थ रिस्पांस जो था वो कहीं गायब था या टूट चुका था। तो हमने जो किया कि खुद मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन बनाई, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन, हम सब लोग वैक्सीनेट हुए। अब ये सोचिए, मैं विकसित देशों में जा चुका हूँ जहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके यहाँ सिस्टम नहीं था वैक्सीनेशन का, कि आप सबको कहीं ना कहीं SMS मैसेज आया होगा कि ये आपकी बारी है, ये आपका टाइम है, आपको यहाँ जाना है। हमको लगता है ये बहुत नेचुरल है कि पूरे दुनिया में ये होता होगा। ये एक्चुअली बहुत यूनिक था। मेरा एक सोशल मीडिया वो चला, मेरा इंटेंशन नहीं था कहने का, बट कि जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क गया, मेरा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ़ोन में था, मेरे लड़के के पास अपने वॉलेट में माने फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। दिस वाज अमेरिका वी आर टॉकिंग अबाउट। सो टुडे इफ यू लुक द कोविड एक्सपीरियंस, अच्छा आजकल आप जानते हैं सब लोग, हमारी ज़िंदगी जो है वो फ़ोन इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, राइट? आप देखिए हाउ मच टुडे वी हैव मूव्ड ऑन टेलीकॉम। आवर डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G is today the fastest in the world. That we have actually set up 3.5 lakh base stations. Our digital consumption of data in this country has become double in the last 5 years. And not just कि हम 5G deploy कर रहे हैं। 5 साल पहले लोग कहते थे कि आपके 2 विकल्प हैं 5G के लिए, या तो आप यूरोप जाइए या चाइना जाइए। अब यूरोप बहुत महंगा था, चाइना के बारे में तो आप जानते ही हैं। सो व्हाट डिड वी डू? वी एक्चुअली हैव मैनेज, पिछले 5 साल में वी हैव मेड आवर ओन 5G टेक्नोलॉजी। टुडे एक्चुअली जिन लोगों के पास, और क्या होता है ना कि जब कुछ हो जाता है इस देश में, हम मानते हैं कि बहुत स्वाभाविक था, ये होना ही था। हाँ, ये नेचुरल है, ह्यूमन नेचर। आप सोचिए कि टुडे हम लोगों ने कोविड की चुनौती का सामना किया, हमने 5G को डिप्लॉय किया। अब ये जो पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है, ये चंद्रयान मिशन, I cannot tell you actually how much impact it has made on the world.
not just कि हमारा लूनर लैंडिंग था, कि हमारा लूनर लैंडिंग वो जगह हुआ विच इज, जो सब जानते थे, इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस, इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मिशन. सो इनफैक्ट जब ये चंद्रयान हुआ, मैं प्रधानमंत्री के साथ हम लोग ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन के लिए गए थे साउथ अफ्रीका. आई कैन टेल यू, माने जैसे ही वो होने वाला था, तब इवन बिफोर इट हैपेंड ऑलरेडी टॉक शिफ्टेड, बट वंस इट हैपेंड the message it sent to the world about India's capabilities, not just India's capabilities, that we are today, and this is something people should understand, that rest of the world is also watching us. आजकल जब मैं बाहर जाता हूँ, मेरा अपना धंधा होता है, दे गिव मी पीस ऑफ पेपर सेइंग सर ये 10 पॉइंट हैं, इनको समझा दीजिए, ये आपका सौदा है, जो नेगोशिएशन करना वो होता रहता है. एज सून एज दैट इज ओवर, जो दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, अलग मिनिस्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज हैव सम क्वेश्चन अबाउट इंडिया, कि अच्छा हमने सुना था कि आपके यहाँ न्यूट्रिशन में, आपके यहाँ एक पोषण ट्रैकर ऐप है, या हमने पढ़ा था कि आप लोग जो हैं यू एक्चुअली गिव विदाउट कोलैटरल लोन टू वेंडर्स. ये हमारा एक योजना है, स्वनिधि योजना. अब पता नहीं आप लोग, मेनी ऑफ यू मे नॉट बी फेमिलियर विथ इट, बट टुडे 53 lakh vendors of this country get loans without collateral from the government, and they return the loans. I must tell you, the loan return ratio is about 75-80%. Now, how do we do it? We do it partly because today people have faith, but also because there is a digital backbone on which all of this is done. तो लोग देखते हैं कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ, आपके यहाँ आजकल जनधन योजना, मुद्रा लोन, जो ये आवास योजना जो होती, सो दे आर लुकिंग टुडे एट हाउ इंडिया इज मूविंग डिजिटली. दे आर लुकिंग एट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, एंड मेनी ऑफ देम, आई मस्ट टेल यू, उनके भी प्रॉब्लम्स वही हैं. आई वेंट टू एन अरब कंट्री, I spent half an hour discussing leakage with a foreign leader. Leakage माने पानी का लीकेज नहीं, public finance का लीकेज. So these are problems which everybody has, and they look at us today. They look कि अच्छा आप सोलार में क्या कर रहे हैं, आप एजुकेशन में क्या कर रहे हैं. So world is today watching us, but at the end of the day, we have to, again, I come back to cricket. A good cricket team, every match is important. There is no such thing as a big match and a small match. Every match is important. It has to be a system. It has to be a team. It has to work together at all levels. If totally it has to come together. So we are today at that moment that actually this phrase that ये भारत का टाइम है, ये भारत का टाइम है. एंड द नेक्स्ट 25 years जो प्रधानमंत्री जो उन्होंने नाम दिया है अमृत काल, दिस अमृत काल विल डिफाइन इन 25 years वेयर वी आर. And nothing happens nationally if every state and I would say every person in some way or the other doesn't contribute to it. So finally, that I would say the expectation of the world about us is very high. Opportunities for us in the world is very strong. So it is a very different era that we are entering. I am genuinely convinced that ये भारत का time है. I am very confident that the young people who will come after us
will definitely rise to that challenge. You know, every time I go, I must say, I go to a university, I go to any gathering, agar mujhe kahin, I have to strengthen my optimism and confidence. They are the source of that. So once again, really I thank you. आप लोग सब अपना समय आज सैटरडे है, आज शनिवार है, आप समय निकाल के आए. So I think maybe we can move to the next part of the program. थैंक यू सो मच सर. एक बार सभी की जोरदार तालियां बनती हैं. और जिस प्रकार से सर ने एक एक विषय पर अपनी बात रखते हुए उस भाषा के साथ, उस सोच के साथ हम सभी को जोड़ा है. सर मैं चाहूंगा कि आपका साथ हमें मिला रहे.